हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल के आपने बहुत सारी लेयरों के बारे में सुना होगा कि वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं। आज हम बात करेंगे कि उन लेयरों का क्या क्या योगदान है हमारे वायुमंडल में, और दोस्तों वायुमंडल से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और भी किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वायुमंडल क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण, किसी भी ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण होता है, मतलब जो घिराव होता है। बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी भी क्या है, आप बोलेंगे एक ग्रह है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है, किसका, आप बोलेंगे गैसों का आवरण। गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण ही आप बोलेंगे जीवन संभव है। पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण ही जीवन संभव है। दोस्तों, वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का रक्षा कवच किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए वायुमंडल की ऊपरी परत, वायुमंडल की ऊपरी सतह, वायुमंडल की ऊपरी सतह को वायु विज्ञान, अतः इंग्लिश में हम इसे एरोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे एरोलॉजी कहते हैं, तथा निचली सतह को हम ऋतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। निचली सतह को हम ऋतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऋतु विज्ञान को दोस्तों इंग्लिश में आप क्लाइमेट साइंस, या आप इसको वेदर साइंस, ठीक है दोस्तों, या आप इसको सीजन साइंस भी बोल सकते हैं। इन अनेक नामों से ऋतु विज्ञान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसों का आवरण, बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी गैसों का आवरण पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, एंड अन्य गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, अन्य गैसों में आपकी हाइड्रोजन हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी, और भी गैसें हो जाएंगी जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपकी 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों ये 20.95% पाई जाती है। दोस्तों, आर्गन की बात करें तो ये 0.93% पाई जाती है, और CO2 की बात करें तो ये 0.03% पाई जाती है, एंड अन्य गैसें आपकी 0.04% पाई जाती हैं। दोस्तों, ये कुल मिलाकर गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। दोस्तों, इन गैसों का हमारे वायुमंडल में क्या महत्व है हम समझ लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो दोस्तों, नाइट्रोजन ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, आप बोलेंगे गैस है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपकी रंगहीन होती है, आपकी स्वादहीन होती है, एंड आपकी गंधहीन होती है। क्या होती है, आप बोलेंगे गंधहीन होती है। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए नाइट्रोजन की, तो दोस्तों नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जिससे पौधे क्या करते हैं, आप बोलेंगे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, एंड नाइट्रोजन के द्वारा ही अनावश्यक रूप से फैलने वाली आग को रोका जा सकता है। अनावश्यक रूप से फैलने वाली आग को क्या किया जा सकता है, रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। साथ ही साथ दोस्तों जानते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस के रूप में जानते हैं। ऑक्सीजन को दोस्तों जीवनदायी गैस के रूप में जानते हैं तथा ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आप बोलेंगे किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आप बोलेंगे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी भी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ऑर्गन की बात करते हैं तो दोस्तों ये वायुमंडल में तीसरे नंबर की पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की गैस है। वायुमंडल में तीसरे नंबर की पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। साथ ही साथ दोस्तों आगे जानते हैं आर्गन का यूज़ हम किस में करते हैं। आप बोलोगे बल्ब बनाने में ऑर्गन का यूज़ होता है एंड ट्यूबलाइट में ऑर्गन का यूज़ होता है। ट्यूबलाइट जैसे उपकरणों में किसका यूज़ होता है, आप बोलेंगे ऑर्गन का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑर्गन का यूज़ हम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों CO2 के यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप बोलेंगे हमारी वायुमंडल में सबसे भारी गैस, ठीक है दोस्तों, ये सबसे भारी गैस के रूप में जानी जाती है CO2 तथा दोस्तों ये भारी होने के साथ साथ ही ये क्या करती है, आप बोलेंगे वायुमंडल के सबसे निचली सतह में स्थित होती है। वायुमंडल की निचली सतह में क्या होती है, आप बोलेंगे स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, CO2 सबसे भारी गैस होती है तथा भारी होने के साथ साथ ही ये वायुमंडल के सबसे निचली सतह में क्या होती है, आप बोलेंगे स्थित होती है तथा CO2 के द्वारा ही क्या करते हैं, आप बोलेंगे CO2 के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, आप बोलेंगे पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और CO2 किस प्रकार से हमारे लिए सहायक है, तो हम बोलेंगे CO2 के द्वारा ही ग्रीन हाउस गैसों के लिए ही आप बोलेंगे CO2 हमारी क्या है, आप बोलेंगे जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ लेते हैं दोस्तों अन्य गैसों में। दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो दोस्तों ये सबसे हल्की गैस होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे हल्की गैस होती है तथा ये जलने के बाद क्या करती है, ये जलने के बाद सर्वाधिक मात्रा में क्या करती है, आप बोलोगे ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए हाइड्रोजन को किसके नाम से जाना जाता है, आप बोलेंगे भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। दोस्तों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा कि भविष्य के ईंधन के रूप में हम किसको जानते हैं, आपका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपसे सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसको कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। दोस्तों आगे जानते हैं वायुमंडल के लेयरों के बारे में और समझते हैं कि वहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं वायुमंडल की टोटल लेयर्स के बारे में। दोस्तों वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल की टोटल 5 लेयर होती हैं, 5 परत होती हैं। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन कर हम उन परतों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी परतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे निचली जो परत होती है दोस्तों उसे बोलते हैं अब क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे क्षोभ मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रैपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रैपोस्फेयर कहते हैं। साथ ही साथ जानते हैं सेकंड लेयर इसकी समताप मंडल होती है। समताप मंडल होती है जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड लेयर इसकी आप बोलेंगे मध्य मंडल होती है जिसे इंग्लिश में मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड फोर्थ लेयर इसकी आयन मंडल होती है जिसे दोस्तों हम आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट परत इसकी वाह्य मंडल होती है। लास्ट परत इसकी वाह्य मंडल होती है जिसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं।
दोस्तों ये वायुमंडल में पाई जाने वाली वायुमंडल की प्रमुख परतें हैं। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन कर हम टोटल इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बात की जाए सबसे पहले क्षोभ मंडल की, दोस्तों तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 0 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई में पाई जाती है। 18 किलोमीटर ऊंचाई में पाई जाती है। दोस्तों जितनी भी मानसूनी घटना होती है टोटल क्षोभ मंडल में ही होती है। टोटल क्षोभ मंडल में ही होती है। मानसूनी घटना मीन्स आपके आंधी का आना, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, बारिश होना और भी जितनी मानसूनी घटनाएं होती हैं सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दोस्तों बात की जाए क्षोभ मंडलों की ध्रुवों पर ऊंचाई की बात की जाए तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। और विषुवृत्त रेखा की बात की जाए तो विषुवृत्त रेखा पर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 18 किलोमीटर होती है। दोस्तों 18 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा और समझते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में। दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल से 165 मीटर ऊपर आने पर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्षोभ मंडल से जब हम 165 मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम समझते हैं समताप मंडल के बारे में। दोस्तों इसमें क्या है, आप बोलेंगे इसमें जो तापमान रहता है वो कैसा रहता है, आप बोलेंगे समान रहता है। इसमें तापमान समान रहता है, इसीलिए जितने भी वायुयान होते हैं टोटल कहाँ उड़ते हैं, आप बोलेंगे वायुयान टोटल कहाँ उड़ते हैं, तो आप बोलेंगे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये 50 किलोमीटर तक फैला होता है। 50 किलोमीटर तक फैला होता है। दोस्तों बात की जाए 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों एक परत पाई जाती है समताप मंडल में, जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत के नाम से जानते हैं। दोस्तों ओजोन परत क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जितनी भी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ये किरणें त्वचा का कैंसर करती हैं, इसीलिए ओजोन परत क्या करती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को हम हर साल इसे मनाते हैं। फर्स्ट बार ये 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। जब से लेकर आज तक हम इसे कंटिन्यू 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में ही मनाते हैं। दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्शन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्शन में मापते हैं। तथा दोस्तों बात की जाए ओजोन परत पर एक छिद्र देखने को मिला है जो कि हमें अंटार्कटिका में देखने को मिला है। दोस्तों समझते हैं छिद्र क्या होता है। दोस्तों जब ओजोन परत की लेयर की मोटाई कम हो जाती है तो हम कह देते हैं कि वो ओजोन परत में छिद्र हो गया है। दोस्तों ओजोन परत को आपकी बहुत सारी गैसों से प्रॉब्लम होती है जिससे इसकी मोटाई कम हो जाती है। दोस्तों जैसे कि हम फ्रिज यूज़ करते हैं उससे निकलने वाली गैसों से उसे प्रॉब्लम होती है। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसों से ओजोन परत के लिए क्या होती है, वो गैसें हानिकारक होती हैं। दोस्तों आगे समझते हैं मध्य मंडल। दोस्तों ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है, सबसे ठंडी लेयर है, ये सबसे ठंडी लेयर है। दोस्तों अगर इसके टेम्परेचर की बात करी जाए तो ये -80 से लेकर इसका टेम्परेचर -120 तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, -80 से लेकर इसका टेम्परेचर 120 तक हो जाता है। दोस्तों आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड यहीं पर आकर क्या हो जाते हैं, आप बोलेंगे समाप्त हो जाते हैं, यहीं पर आकर उल्कापिंड फिनिश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वायुमंडल की सबसे बीच में पाई जाने वाली परत है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे वायुमंडल के सबसे बीच में पाई जाने वाली परत है, सबसे ठंडी परत होती है तथा यहाँ पर आकर उल्कापिंड क्या होते हैं, जलकर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम आयन मंडल को। आयन मंडल को दोस्तों आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। दोस्तों जितनी भी वायरलेस सिस्टम है, जितने भी वायरलेस उपकरणों को हम यूज़ करते हैं, टोटल जितने भी वायरलेस हम सिस्टम यूज़ करते हैं उनसे निकलने वाली जितने भी तरंगे हैं उनको ये क्या कर देता है, आप बोलोगी परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर देता है, जिसके कारण जितने भी दूरसंचार हैं, हम बात करें टेलीफोन की, टेलीविज़न की, इंटरनेट की, उन तरंगों को परिवर्तित कर कर ये क्या करती है, उन्हें चलाने में हमारी सहायता करती है। जितने भी सैटेलाइट लगाए जाते हैं वो इसी में ही लगाए जाते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे मध्यमंडल पाया जाता है। तो 80 से 600
640 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? आप बोलेंगे आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मध्य मंडल की। दोस्तों तो ये हमारे वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है, अर्थात ये सर्वाधिक गर्म होता है। कैसा होता है दोस्तों? आप बात करेंगे इसकी तो ये सर्वाधिक गर्म मंडल होता है। सर्वाधिक गर्म कैसी होती है? परत होती है। दोस्तों इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 350 से 1650 सेल्सियस हो जाता है, अर्थात ये सर्वाधिक गर्म टेम्परेचर के मामले में परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अतः वायुमंडल सर्वाधिक गर्म परत होती है। दोस्तों आगे बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 640 किलोमीटर से लेकर अनंत तक इसकी ऊंचाई है, जिसके बारे में दोस्तों अभी भी कोई मत प्रदान नहीं है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों बात की जाए, इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसको कहा जाता है? वायुमंडल को। मैंने आपको बताया भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? आप हाइड्रोजन को। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हवाई जहाज अर्थात वायुयान को उड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परत कौन सी है? तो आपने कहा समताप मंडल। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने जाना। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक घुमा फिराकर क्वेश्चन कर सकता है कि प्राइवेट जेट को उड़ने के लिए कौन सी लेयर उपयुक्त है? तो दोस्तों प्राइवेट जेट आपकी कहाँ उड़ती है? तो आप बोलेंगे क्षोभ मंडल में उड़ती है। दोस्तों यहाँ क्षोभ मंडल में उड़ने का इसका मेन कारण ये है क्योंकि जब भी फाइटर जेट क्या करता है, हमला करता है, तो इसे काफ़ी नीचे आकर क्या करना पड़ता है? हमला करना पड़ता है, जिसके कारण ये कहाँ उड़ता है? तो आप बोलेंगे क्षोभ मंडल में उड़ता है। दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ परतों से संबंधित क्वेश्चन करता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्षोभ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ रेखा कहा जाता है। दोस्तों समताप मंडल तथा मध्य मंडल को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे समताप रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य मंडल तथा आयन मंडल को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों आयन मंडल तथा वायुमंडल को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आयन रेखा कहा जाता है। दोस्तों आयन रेखा से ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, इसीलिए इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि इसको किस रेखा द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।